नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। लाइलाज हुई दल बदल की बीमारी, सहभागी और सक्रिय अदालतें, राष्ट्रीय सहारा। अब आर्टिकल विस्तार से। लाइलाज हुई दल बदल की बीमारी, दैनिक जागरण। राजकुमार सिंह, लेखक, वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं। पता नहीं सत्ता स्वार्थ केंद्रित वर्तमान राजनीति में पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की आवाज सुनी जाएगी या नहीं। हाल ही में उन्होंने दो बड़ी राजनीतिक विकृतियों की ओर ध्यान दिलाया, पहली दल बदल और दूसरी रेवड़ियों की राजनीति। यहाँ दल बदल की पड़ताल करते हैं। लोकतंत्र में अपेक्षा की जाती है कि नीति, सिद्धांत और कार्यक्रम यानी विचारधारा के आधार पर दल बने और उसी आधार पर लोग उनसे जुड़े भी। मगर क्या ऐसा हो रहा है जैसा कि नायडू ने कहा कि लोग अक्सर दल बदलते हैं, सुबह एक दल में होते हैं और शाम को दूसरे दल में। वे अपने नेता की आलोचना करते हैं, उनमें से कुछ टिकट के इच्छुक होते हैं। नायडू की टिप्पणी अतिरंजित लग सकती है, किंतु ऐसे उदाहरण तो हैं। हरियाणा के दशकों पुराने आया राम गया राम प्रकरण के बाद भी ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। नायडू असल में उस पीढ़ी के नेता हैं जिसमें राजनीतिक मर्यादा के दर्शन होते थे, इसलिए वे दल बदल कानून की मजबूती की सलाह देकर अपेक्षा करते हैं कि दल बदल करने वालों को सांसद विधायक पद भी त्याग देनी चाहिए। दल बदल भले सांसद विधायक या अन्य नेता करते हों, मगर वह पार्टी आलाकमान की सहमति एवं सहयोग के बिना नहीं होता। तब आप दल बदल कानून को मजबूत बनाने की उम्मीद और पद त्याग जैसी नैतिकता की अपेक्षा किससे कर रहे हैं? दल बदल को प्रोत्साहन देने वालों से या विधायी सदनों में पहुंचने वाले दल बदलुओं से? दल बदल की बीमारी नई नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में यह नासूर बन गई है। चुनाव से पहले तो यह खेल इतने बड़े स्तर पर खेला जाता है कि आम नागरिक के लिए हिसाब रख पाना भी मुश्किल हो जाए कि कौन कहां से कहां चला गया। राजस्थान की चूरू सीट से निवर्तमान सांसद राहुल कसवां इसलिए कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि भाजपा ने इस बार उनके बजाय पैरालंपियन देवेंद्र झांझड़िया को टिकट दे दिया। ऐसी और भी तमाम मिसालें हैं। किसी को टिकट देने या किसी का टिकट काटने के कारण सार्वजनिक रूप से बताने की स्वस्थ परंपरा देश में नहीं है। जब दलों में आंतरिक लोकतंत्र ही संदेह के घेरे में है, तब ऐसी आदर्श परंपराओं की अपेक्षा भी तर्कसम्मत नहीं लगती। लेकिन टिकट न मिलने पर दुर्वैचारिक विरोधी दल से चुनाव लड़ना राजनीतिक महत्वाकांक्षा और अवसरबाजिता के अलावा और क्या कहा जा सकता? विडंबना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसे दल बदल का यह इकलौता उदाहरण नहीं। बलिदानी सैनिकों की विधवाओं के लिए बनाई गई आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में घोटालों के चलते अशोक चौहान को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं चौहान पिछले दिनों कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए। वह लोकसभा चुनाव तो नहीं लड़ रहे, लेकिन राज्यसभा सदस्य बना दिए जाने के बाद भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा और पूर्व सांसद संजय निरुपम ने भी ऐसा ही किया। दोनों लोकसभा टिकट के तलबगार रहे, लेकिन गठबंधन में हुए सीट बंटवारे में उनकी सीटें कांग्रेस को छोड़नी पड़ी। निरुपम शिवसेना से कांग्रेस में आए थे, लेकिन देवड़ा तो खानदानी कांग्रेसी थे। भाजपा नेता धैर्यशील मोहिते पाटिल का धैर्य भी टिकट न मिलने पर जवाब दे गया और वह शरद पवार की एनसीपी में शामिल हो गए। खनिज संपदा समृद्ध झारखंड राजनीतिक अस्थिरता के लिए कुख्यात है। एक निर्दलीय विधायक के मुख्यमंत्री बन जाने का गजब उदाहरण भी वहीं का है। उसी राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन की पुत्री की बड़ी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन की बड़ी पुत्रवधू सीता सोरेन भाजपा में शामिल हो गई। शिबू के छोटे बेटे हेमंत ने कुछ समय पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा देकर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था। सीता का दलबदल सोरेन परिवार में चल रहे सत्ता संघर्ष का नतीजा है। इसका वैचारिक राजनीति से कुछ भी लेना देना नहीं है। सत्ता के लिए परिवार छोड़ने वाले क्या किसी दल के सगे हो सकते हैं? भाजपा से कांग्रेस में आए नवजोत सिंह सिद्धू की राहुल एवं प्रियंका गांधी से निकटता के चलते पंजाब में सुनील जाखड़ को प्रदेश अध्यक्ष एवं कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से अपमानजनक तरीके से हटना पड़ा। उनकी नाराजगी समझी जा सकती है, दोनों का भाजपा में चले जाना भी समझा जा सकता है। अमरिंदर की सांसद पत्नी परनीत कौर को कांग्रेस ने पहले ही अनुशासनहीनता में निलंबित कर दिया था, लेकिन पंजाब में आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के नायक रहे दिवंगत कांग्रेसी मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के अचानक भाजपा में शामिल हो जाने को कैसे समझा जाए? यही सवाल सुनील कुमार रिंकू के मामले में उठता है। मूलतः कांग्रेसी रिंकू जालंधर लोकसभा उपचुनाव आपके टिकट पर जीते थे, मगर अब भाजपा के टिकट पर लड़ रहे हैं। भाजपा पंजाब में इस बार अकेले लोकसभा चुनाव लड़ रही है, शायद इसलिए अन्य दलों से जिताऊ उम्मीदवार जुटाने का दबाव हो, जैसा कि 2014 में हरियाणा में नजर आया था। ऐसे में उन निष्ठावान नेताओं कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो दशकों से पार्टी के झंडे बैनर उठाते रहे? मुक्केबाज वीरेंद्र सिंह का मामला और भी दिलचस्प है।
2019 में कांग्रेस के टिकट पर दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा चुनाव हारे विजेंदर लाउड के ट्वीट पोस्ट को रिपोस्ट कर सोए और अगले दिन भाजपा में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन में बसपा के जो 10 सांसद जीते थे, उनमें से ज्यादातर ने इस बार नया ठिकाना खोजा है। उन्हीं में से भाजपा में शामिल हुए रितेश पांडे को ठीक चुनाव से पहले एहसास हुआ कि बसपा में उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसे अंतहीन उदाहरण राजनीति में नैतिक मूल्यों के पतन पर शाब्दिक चिंता जताने वाले दलों और नेताओं को कटघरे में खड़ा करते हैं। ऐसे में दल बदल पर अंकुश की उन्हीं से अपेक्षा चरम आशावाद और आदर्शवाद लगता है। दल बदल अभी भी हो रहे हैं। यदि चुनाव के अंतिम चरण के प्रत्याशी घोषित होने तक दल बदल का सिलसिला कायम रहे तो हैरानी नहीं। समय आ गया है कि लोकतंत्र का माहौल बनने से बचाने के लिए दल बदलुओं को सबक सिखाना भी जरूरी है। इसका दारोमदार मतदाताओं पर भी है। सहभागी और सक्रिय अदालतें राष्ट्रीय सहारा। सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक मामलों की सुनवाई में अदालतों को सहभागिता सक्रियता का निर्देश दिया है। कहा है कि अदालतें गवाहों, खासकर गुमराह हुए गवाहों के बयान दर्ज करने वाला टेप रिकॉर्डर पर नहीं है। दरअसल ये पैसिवनेस है जो दो तरफा मार करती है। पहले तो सरकारी वकील ऐसे गवाहों के प्रति ढीले पड़ जाते हैं, वे उनसे जरूरी सवाल भी नहीं करते हैं जिनसे कि उनके मुकरने की सटीक वजह मालूम होती। कोई भी आपराधिक मुकदमा गुमराह गवाहों की बदौलत जीता जाता है। इसमें सरकारी वकील जो अभियोजन पक्ष के होते हैं, वे अपने पहने सवालों से सच उगलवा सकते हैं, पर वे इन सवालों को जानबूझकर टाल जाते हैं। उनका यह कतराना भी बिका हुआ होता है, जबकि उन्हें सरकार से मोटी पगार मिलती है। इस स्थिति में बदलाव के लिए सरकारी वकीलों के पदों को वकील की राजनीतिक निष्ठा के आधार पर नहीं, उसकी पेशेवर सक्षमता के अनुसार भरा जाना चाहिए। योग्यता और नैतिक निष्ठा सबसे जरूरी एस्पेक्ट है। गलत और अक्षम वकीलों के चयन से मुकदमा जरूरी स्टेप पर कमजोर होने लगता है। दोषी मुकदमा जीत जाता है। पीड़ित को कभी भरोसा ही नहीं होता है कि उसकी सुनवाई निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होगी, उसे अंततः न्याय मिलेगा। यहाँ सबसे बड़ी क्षति न्यायाधीशों की असक्रियता से होती है। जब भी अपनी भूमिका को गवाहों के बयान दर्ज करने तक सीमित कर असहभागी हो जाते हैं, यह दोहरा घाटा है। इससे न्याय के उस प्राथमिक सिद्धांत का खंडन हो जाता है जिसे सुलभ कराने के लिए न्यायपालिका का गठन हुआ है। इससे बचने के लिए सर्वोच्च न्यायालय अदालतों से गवाहों की जिरही होने की ताकीद करती है ताकि सच का खुलासा हो सके, मुकदमे पर रोशनी पड़े, पीड़ितों को न्याय मिले। यह बिल्कुल वाजिब ताकीद है। प्रायः देखा गया है कि बड़े से बड़ा कांड, यहाँ तक कि नरसंहार मामलों में भी गवाहों के मुकरने और अदालतों के जिरही न होने से दोषी छूटते रहे। इससे न्याय व्यवस्था की भारी किरकिरी होती रही है। सर्वोच्च न्यायालय के ताजा निर्देश में इस नासूर हो चुकी स्थिति की एक बुनियादी पड़ताल है। अदालतों को सक्रिय होना है, इस अंदाज में कि अपराध का दूसरा पहलू सामने आ सके, क्योंकि कोई अपराध आखिर में एक व्यक्ति के विरुद्ध ही नहीं, समाज के विरुद्ध भी होता है। क्या यह न्यायिक सक्रियता का आगाज है? नहीं, इसकी अपनी सीमा है, पर यह कई बार न्याय व जनहित में लाजमी है। धन्यवाद।